तो बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था यहाँ तक रीड करने के लिए, इन सब के मीनिंग। इनमें से कोई डाउट है किसी का? So ऑल page दीज स्लाइड्स 272 and 274. किसका? So page 272 and 274. ये बेटा 272 पेज नंबर है ये। क्या डाउट है इसमें आपका? तो नीचे वाली पे देव समझ में नहीं आया। कौन सा? तो इसमें जो नीचे वाली एक्सप्लेनेशन दी है वो समझ में नहीं आई। ये माइनस करना, जो माइनस करते हैं हम। तो जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अच्छा, देखिए बेटा, जो आज का फर्स्ट डाउट है एवरीवन, दैट इज पेज स्लाइड नंबर 272, अदर बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जब हम पहले ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं आउटपुट में से इनपुट माइनस करके, उसमें से हम डेप्रिसिएशन वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, हम अपनी नेशनल इनकम को नेट पे ले आते हैं। तो उसका मीनिंग लिखा हुआ है कि it allows policymakers to estimate how much the country has to spend just to maintain their current GDP. If the country is not able to replace the capital stock lost through depreciation, then GDP will fall. Means थोड़ा सा लिखा कैसे हुआ है इस पॉइंट को समझाने के लिए आपको। डेप्रिसिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है बेटा हमारे जीडीपी के अंदर? डेप्रिसिएशन क्या होता है बताओ तन्वी? डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स्ड एसेट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, राइट? ये Yes, sir. फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का जो लॉस है वो है। तो कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जितना हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, जितनी इनकम प्रोड्यूस की है, उसमें से एक पार्ट हमारी एसेट्स को रिप्लेस करने में खर्च होगा। मींस ये हमें कैपेसिटी देता है कि हम अपनी एसेट्स को रिप्लेस कर सकें। लेकिन वो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट इज नॉट द इनकम। अगर मान लो मुझे आपको टीच करने में 20,000 रुपीज का कैपिटल लॉस हो रहा है, मेरे प्रोजेक्टर की या लैपटॉप की वैल्यू कम हो रही है, तो मुझे आप फीस दे रहे हो 50,000, तो मेरे लिए 20,000 तो इनकम हुई नहीं ना। मेरी नेट इनकम क्या है? 30,000 डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। बट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडिंग होता है। आप इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. It shows the amount of replacement of fixed assets, but it is not the part of income. So, national income, या while calculating national income, depreciation is deducted from the gross value. देखिए ना यहाँ पे, if the country is not able to replace the capital stock lost through depreciation, डेप्रिसिएशन के थ्रू जो भी हमारी कैपिटल एसेट्स का, हमारी फिक्स एसेट का लॉस हुआ है, तो अगर हमारा जीडीपी कम होगा, अगर जीडीपी कम होगा तो हम वो लॉस कवर नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई सबसे पहले जीडीपी को थोड़ा सा इसमें ना लिखा जो हुआ है वो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऐड क्यों होता है, सो दैट हम अपना वो लॉस कवर कर सके। आपकी फीस में डेप्रिसिएशन क्यों ऐड किया है? सो दैट मेरी जितनी भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मैं उस लॉस को कवर कर सकूं। इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं इस चीज को। मेन आपको क्या बोलना है कि gross domestic product is always including depreciation, but while calculating national income it is deducted, so value comes at net. तो ऐसे आपको मीनिंग बताना है इसका। और नेक्स्ट डाउट क्या है इसका? So 274. इसका भी एक्सप्लेनेशन कह रहे हो? Yes, sir.
देखो बेटा इसमें क्या मीनिंग है, यहाँ पे सबसे पहले आता है नेशनल। नेशनल का मीनिंग है कि एनएनपी मेजर्स आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ वेयर दैट प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस इन डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रोड। एनएनपी मीन्स नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का मीनिंग चाहे हमने इंडिया के अंदर रहकर डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाया है, वो तो नेशनल का मीनिंग है ना, या हमने वो प्रोडक्ट कंट्री से बाहर अब्रोड बनाया है, उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे वो नेशनल होगा। और जो फर्स्ट लाइन है, दिस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच अ कंट्री कैन कंज्यूम इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मीनिंग ये भी है कि कंट्री के पास टोटल इनकम कितनी है जो वो एक साल में कंज्यूम कर सकती है। बिकॉज जब नेट की बात आती है तो उसके अंदर डेफिनेशन इंक्लूड नहीं होता। तो ये जस्ट मीनिंग बताए गए हैं इसके सबके। बट आपको अगर ये नहीं लिखना, क्योंकि ये इस तरह से अगर आपको नहीं लिखना बेटा, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स कंट्रीज इनकम फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड अब्रोड। तभी तो वो क्या आएगा, जीडीपी डोमेस्टिक वाला हो गया और एनएफआई अब्रोड वाला हो गया। अब्रॉड। तो हम यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको ऑलवेज डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करनी पड़ेगी, एनएफआई ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही ऐड करोगे वो आंसर आपका नेशनल पे पहुंच जाएगा। और डेप्रिसिएशन ऑलवेज माइनस होता है, वही सेम चीज है कि हमारे पास जो भी इनकम होती है वो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होती है। उसको अपने तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड टू वर्ड आपको याद करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट डाउट। अदरवाइज बेटा हमारा जो मेन टारगेट है आज का वो है प्रिकॉशंस इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। आपको तीनों मेथड्स में ऐसा होगा कि आपको पहले मेथड आएगा और मेथड के बाद आपको प्रिकॉशंस आएंगी। तो जब हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, इसमें पहली प्रिकॉशन क्या है, फर्स्ट प्रिकॉशन बेटा क्या समझाई थी आपको मेथड समझाते वक्त, फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है, ताकि हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करेंगे ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। हाँ, value of intermediate goods is not included in the estimation national income because value of intermediate goods is reflected in the value of final goods। फाइनल गुड्स में वो ऑलरेडी होती है, क्योंकि एक सेक्टर ने अगर अपना आउटपुट दिया, अगर सपोज फार्मर ने वीट बना के दे दिया, तो अब वो वीट हर तरह के आउटपुट में होगा। वीट से क्या क्या बनता है, बिस्किट्स, ब्रेड्स, उन सब में वो होगा। तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम फाइनल आउटपुट को ही नेशनल इनकम मानते हैं। नंबर 1 ये हो गया। सेकंड, अब कुछ न्यू मिलेंगे आपको जो अभी तक आपने स्टडी नहीं की, वो प्रिकॉशंस में एक्स्ट्रा ऐड होंगी। पहले इसको रीड करो फिर समझाते हैं आपको क्या है। स्क्रीन में विजिबल है सबको ना, बढ़िया। यस। इट्स वेरी इजी बेटा, ये आपको नॉर्मली पता है। जब हम सेकंड, देखो हमारे इंडिया में सेकंड हैंड गुड्स की कितनी सेल होती है आपको पता ही है। जैसे जितनी न्यू कार सेल नहीं होती बेटा, उतनी ओल्ड कार सेल होती हैं। कार मार्केट्स हर सिटी में, चाहे वो चंडीगढ़ हो, कालका हो, पंचकुला, मोहाली, या कोई भी स्टेट हो जाए इंडिया की, हर जगह पे बेटा
कोई ना कोई डे फिक्स है, संडे का मोस्टली डे फिक्स होता है कार मार्केट के लिए। तो जहां पर सेकेंड हैंड कार्स को सेल परचेज किया जाता है वहां कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, बस सिर्फ क्या चेंज होती है, ओनरशिप। जो कार पहले मेरी थी मैंने किसी को सेल कर दी, तो उसका पैसा मेरे पास आ गया, मेरी कार वहां चली गई, पर वहां पे कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो आपने ये समझना है कि आउटपुट मेथड, क्योंकि बेटा हम आउटपुट मेथड की बात कर रहे हैं, और ये जो प्रिकॉशन है ये तो कॉमन है, हर एक मेथड में लिख सकते हो, बिकॉज सेकेंड हैंड कार को परचेज या सेल करना एक्सपेंडिचर भी है, किसी का इनकम पार्ट भी है। तो हम ये मानेंगे किसी भी मेथड में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ना इनकम क्रिएट हुई है ना प्रोडक्शन हुई है, देयर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी, कोई नई गुड्स थोड़ी बनी है। हाँ, अगर इनको परचेज सेल करने में आप कोई ब्रोकरेज या कमीशन, क्योंकि कार डीलर्स नहीं होते बेटा जो सेकंड हैंड कार परचेज करते हैं, जब वो सेकंड हैंड कार परचेज करते हैं तो उसके बाद वो उसके ऊपर कमीशन भी लेते हैं। कई लोगों का ये बिजनेस है सेकंड हैंड कार्स को सेल परचेज करना, तो उसपे जो भी वो कमीशन या ब्रोकरेज लेते हैं वो बिजनेस है, उसके लिए वो अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब फैक्टर सर्विसेज देते हैं जिसका कमीशन आता है। ठीक है, तो कमीशन या ब्रोकरेज अगर उस पर बन रही है तो वो इंक्लूड करेंगे, वो उनका एक फैक्टर इनकम है, किसी की ओल्ड कार को खरीद कर किसी को बेचना, है ना, डील करवाना। लेकिन अब एग्जाम में ये प्रिकॉशन कैसे आएंगी, आपको पॉइंट आएगा सेकंड हैंड सेल एंड परचेज ऑफ एनी प्रोडक्ट विल इट बी इंक्लूडेड और नोट। अब लोग नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज देयर इज, और साथ में रीजन लिखना होता है, बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्शन एट ऑल। थर्ड पॉइंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रीड करो इसको एक बार। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक फार्मर है बेटा, एक फार्मर क्या करता है, वीट प्रोड्यूस करता है, तो वो अपने लिए वीट रख लेता है, वो सारा वीट मार्केट में सेल नहीं करता, उसको खाना खाने के लिए वीट चाहिए, तो फार्मर अपना प्रोड्यूस किया हुआ वीट का एक पोर्शन खुद के लिए रख लेता है। तो वो कंजम्पशन जो वो खुद के वीट की करता है, जिसे वो मार्केट में सेल नहीं करता, प्रोड्यूस तो उसने वो भी किया, वो भी उसकी इनकम का पार्ट बन गया, अदरवाइज उसको परचेज करना पड़ता। अब हम में से कोई भी फार्मर नहीं है बेटा, तो हम लोग वीट परचेज करते हैं, बट फार्मर थोड़ी करते हैं। तो अगर आप कोई चीज बना रहे हो और उसकी एक मार्केट वैल्यू है, बात है ना, ध्यान समझना बेटा, इसमें लॉजिक क्या है, अगर आप कोई चीज बना रहे हो और उसकी मार्केट में एक वैल्यू है, प्राइस है, तो उसे आप अपनी आउटपुट में ऐड करोगे। ऐसे बेटा सर्विस ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पर, सर्विस ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, जैसे मैं खुद के घर में रहता हूँ लेकिन उसकी एक मार्केट वैल्यू है, अगर मैं उस घर में ना रहूं तो मैं उसको रेंट पे दे सकता हूँ। जैसे मोस्टली क्या करते हैं लोग, हमने देखा ना, मोस्टली ग्राउंड फ्लोर पे जो रहते हैं ओनर, वो अपने फर्स्ट फ्लोर को और सेकंड फ्लोर को रेंट पे दे देते हैं ना, ऐसा चंडीगढ़ में ट्रेंड है रेंट पे देने का। तो वो रेंट जो है वो उनकी इनकम बन जाता है। लेकिन जो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं खुद के लिए, तो इट मीन्स उनके उस पार्ट की भी तो वैल्यू है ना, घर के उस पोर्शन की जिसमें आप खुद रहते हो, वो भी तो आपकी एक रेंटल इनकम है। अगर आप रेंट पे रहते तो भी तो रेंट देते, तो आप खुद के घर में रहने का मीनिंग है आपकी इनकम का इंक्रीज होना, क्योंकि आपकी अर्निंग का एक पोर्शन रेंट में जाता है। ओके, तो रेंट यहां पर आपका बच जाता है, तो खुद के घर का रेंट भी इंक्लूड किया जाता है। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है ना बेटा, तो जितने भी लोग अपने घर में रहते हैं उनकी इनकम को इंक्रीज कर दिया जाता है विद द रेंट वैल्यू, क्योंकि उतना रेंट वो सेव कर रहे हैं। खुद के घर में रहने का मतलब रेंट सेव हो गया। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम गुड्स बना रहे हैं तो वो इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, बस ये 3 प्रिकॉशन है आपके पास। कौन कौन सी बेटा, नंबर 1 डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, ये मेन है। सेकेंड हैंड सेल एंड परचेज,
एंड थर्ड, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर हाँ जी, एक बार सर्विसेज ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड वाला एक बार फिर से समझा दो। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने घर में रहते हो, आपके घर का भी तो एक रेंट है ना जो आपका सेव होता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप रेंट पे रहते हो तो 20,000 रुपीज का रेंट पे करोगे। आप वही अगर अपने घर में रहते हो तो आपके 50,000 में से 20,000 आपके पास ही रहेंगे, वो आपको किसी को रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो खुद के घर में रहने का मीनिंग होता है रेंट सेव होना। तो इसलिए जो जो भी लोग अपने अपने घर में रहते हैं, ओनर ऑक्युपाइड बिल्डिंग्स का रेंट भी इंक्लूड किया जाता है। चाहे हम अपने आप को रेंट पे नहीं करते, खुद को रेंट कौन पे करता है, कोई भी नहीं, बट हम ये मानते हैं कि अपने घर में रहने का मीनिंग आपका रेंट सेव हो गया। या तो अपने घर को आप किसी और को दे दो रेंट पे, तो रेंटल इनकम आएगी। खुद रहकर आप उस रेंटल इनकम को खुद के लिए सेव कर रहे हो, क्योंकि नहीं तो आपकी सैलरी का एक पार्ट रेंट पे करने में जाएगा अगर आपके पास अपना घर नहीं है। तो ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस का रेंट ऑलवेज एक इनकम के तौर पे सबकी इनकम में ऐड कर दिया जाता है। सपोज मैं टीचर हूँ बेटा और मैं 5 लाख रुपीज अर्न करता हूँ एक साल की, बट मेरे 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 घर का रेंट भी 5 लाख बनता है एक साल का, तो मेरी इनकम 10 लाख हो जाएगी फिर। अदरवाइज 5 लाख रुपीज की इनकम में से अगर मैं 5 लाख का रेंट पे करता तो मेरी इनकम जीरो हो जाती, क्योंकि मेरे घर का रेंट बनता है 5 लाख एक साल का, जिसको मैं एंजॉय करता हूँ, किसी को पे करने की नीड नहीं है। तो जितने भी हमारे ऐसे हाउसेज हैं इंडिया में जो ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज हैं, उनका एक रेंटल वैल्यू है। उस रेंट वैल्यू को इनकम में ऐड किया जाता है, क्योंकि उतनी इनकम आपकी सेव हो रही है। इसके बेटा की टर्म्स हैं, ये आपको रीड करनी है की टर्म्स। ये सब कुछ वही है जो मैंने आपको अभी करवाया है। अब इसके बाद आगे न्यूमेरिकल, ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, हो जाएगा बाद में। और ये आपके खुद के करने के लिए बेटा, डू योर सेल्फ, ये उसका आंसर है। तो न्यूमेरिकल्स भी एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करो एवरीवन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी को भी कवर किया हुआ है इन स्लाइड्स में। क्वेश्चन क्वेश्चन रीड कर लिया बेटा आपने। अगर वो आपको बोलते हैं कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल निकालो, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो कैसे आएगी बेटा, कैलकुलेट वैल्यू कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडी बाई एमपी। जीडी बाई एमपी में से क्या माइनस करेंगे अगर हम, बोलो भी, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स। तो एमपी से कहाँ, सॉरी ग्रोस से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नेट पे। और अगर हम एनआईटी माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कहाँ पहुंच जाएंगे,
FC एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट FC, यस। और अगर हम कहीं गलती से भी NFI ऐड कर दें तो डोमेस्टिक इनकम क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। तो ये बेसिकली हमारे पास बेटा फॉर्मूला है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP में क्या डिफरेंस है। तो बेटा 3 वर्ड्स हैं, 3 डिफरेंसेस हैं। वैसे सब कुछ हम न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे, इसलिए न्यूमेरिकल्स को अभी मैं करने के फेवर में नहीं हूँ, तो वैसे 1-2 क्वेश्चन बीच में आगे तो हम कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको समझाएंगे अभी दोबारा। NNP एट FC क्या है, GDP एट MP में से अगर मैं 2 चीजें माइनस करूं, ग्रोस के लिए क्या माइनस करूंगा, डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक के लिए क्या ऐड करूंगा, एनएफआई। NFI फ्रॉम अब्रोड, और MP के लिए क्या माइनस करूंगा, इनडायरेक्ट। NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस होती है ना, तो नेट आता है आंसर। तो वो आ जाएगा बेटा NNP एट FC जो भी आंसर होगा। तो उसमें से जो मान लो आपको ये निकालना है वैल्यू, तो बाकी सब उधर ले जाओ, प्लस माइनस हो जाएगा, उल्टा आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में कर सकते हो आप चाहे तो, नहीं करना तो अभी रहने दो, कोई बात नहीं, अभी न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। ये सब छोड़ दो बेटा, अभी न्यूमेरिकल बाद में करेंगे हम। न्यूमेरिकल का अलग से हम करेंगे पोर्शन। और अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे, इनकम मेथड पे। ये सब न्यूमेरिकल चलेंगे इसके। और साथ में ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन करने हैं आज, प्रोडक्ट मेथड के से रिलेटेड जो भी। देखो एक एक पोर्शन के बाद बेटा आपको 30-40 क्वेश्चन गिवन है, इन्हीं में से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको, साथ में करते रहिए। तो उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इनकम मेथड। अभी हमने कौन सा मेथड ओवर किया है, प्रोडक्ट मेथड, उसके बारे में जान लिया। आई नो कुछ चीजें आपको समझ नहीं आई होंगी, क्लियर नहीं होंगी, डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स में जाके क्लियर होंगी वो। इसके बाद न्यूमेरिकल्स ही करने हमने स्टार्ट। इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इनकम मेथड में क्या है, पहला स्टेप क्या है बेटा इनकम मेथड का। अब देखो प्रोडक्ट मेथड में हमने बात क्या की थी कि प्रोडक्ट मेथड में पहला स्टेप है आउटपुट कैलकुलेट करना, सेकंड स्टेप है इनपुट कैलकुलेट करना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, थर्ड स्टेप है वैल्यू एडेड निकालना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इनकम मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारा सेकंड फेज है, याद है ना, हमारे इकोनॉमी के 3 फेजेस हैं। पहला फेज प्रोडक्शन फेज, जहां पर आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। सेकंड फेज है इनकम फेज, जहां पर हम इनकम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द 4 फैक्टर्स। कौन से 4 फैक्टर्स है बेटा, वो लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस, एंड कैपिटल को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो ये मेथड सिंपल कहता है कि अगर मैं ये चारों फैक्टर पेमेंट्स को ऐड कर लूं जो जो हर सेक्टर में दी जाती हैं, तो ये मेरी आ जाएगी नेशनल इनकम। तो द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स इक्वल टू द नेशनल इनकम, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ कुछ भी बेटा ग्रोस पे नहीं आएगा। वाई, यहाँ ग्रोस पे क्यों नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि डेप्रिसिएशन की बात हम करेंगे नहीं। यहाँ कुछ भी मार्केट प्राइस पे नहीं आएगा, क्योंकि टैक्सेस की बात हम करेंगे नहीं। हम तो सीधा बेटा क्या करेंगे, सीधा उठा के हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, नेट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी, इन चारों को हम ऐड करेंगे और हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। और वो जो आएगी वो सीधा नेट पे आएगी,
क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया बिल्कुल बेटा, और वो जो आएगी वो फैक्टर कॉस्ट पे आएगी क्योंकि हमने टैक्सेस भी ऐड नहीं किए। अब इस बात को डिटेल में समझते हैं कि हमारी जो फैक्टर पेमेंट्स हैं वो कितने तरह की होती है बेटा। फिर जब हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, इस थ्योरी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, बस हमारी एक पहचान हो जाएगी इन वर्ड्स के साथ। तो हम पहला स्टेप है कि हमें सारी फैक्टर इनकम्स को ऐड करना है। फिर वो फैक्टर इनकम होती कौन कौन सी हैं, तो उसमें से पहली फैक्टर इनकम है COE। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, COE, कॉम्पनसेशन ऑफ, हाँ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मीन्स जब आप किसी को अपनी लेबर सर्विस देते हो, अपना टाइम, लेबर, हार्डवर्क ये देते हो बेटा, तो उसके बदले में आपको मिलती है वेजेस एंड सैलरी। तो लेकिन वो वेजेस सैलरी कैसे ऐसे मिलती है, आज वो सारी बात करेंगे। उन सबका टोटल है COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो जिसको हम बोलते हैं सैलरीज, वेजेस, उसे नेशनल इनकम में COE बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल रेम्यूनरेशन। कैसे मिलती है आपको, इन कैश या इन काइंड। इन काइंड कैसे मिलती है आपको बताओ, आपको सैलरी इन काइंड कैसे मिलती है। किसी एम्प्लॉय को कैश मिलता है तो सुना होगा हमने, सैलरी कैश में मिलती है, बैंक में आती है, बट इन काइंड कैसे मिलती है। कौन पे करता है बेटा, एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी। एम्प्लॉयर मीन्स योर कंपनी, जहां पे आप जॉब करते हो उसने आपको एम्प्लॉयमेंट दी है। कंपनी किसको देती है, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयज को। किसके बदले में, जो एम्प्लॉयज अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सिंपल। इसमें क्या क्या आता है वो समझाता हूँ, बट इन काइंड का आंसर बता सकते हो कोई, सैलरी इन काइंड कैसे मिलती है किसी को। ये देखो इन काइंड कैसे मिलती है बेटा, नीचे लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरी इन कैश और इन काइंड। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ बोनस बाय फर्म टू इट्स एम्प्लॉइज। बोनस भी किसका पार्ट है, सैलरी का पार्ट है। आपको दिवाली बोनस, मोस्टली कंपनीज दिवाली बोनस देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, 1 मंथ की सैलरी फ्री में मिलती है उनको, दैट इज कॉल्ड दिवाली बोनस। सेकंड, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री मील्स, रेंट फ्री हाउसेज। बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रहने के लिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स, गवर्नमेंट हाउसेज मिलते हैं। देखे ना अपने चंडीगढ़ में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हाउसेज बने हुए हैं। जितने भी हाई कोर्ट के भी इवन बेटा मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो भी जजेस हैं, उनको सेक्टर 16 में 1-1 कनाल के हाउसेज मिले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं खुद के पैसों से, वो अपने एम्प्लॉयज को देते हैं रहने के लिए। तो आपको आपकी कंपनी से रहने के लिए घर मिल रहा है, रेंट फ्री हाउस। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपकी कंपनी आपका बिल पे करती है हॉस्पिटल का, दैट इज कॉल्ड मेडिकल फैसिलिटीज। और आपको कई बार फ्री में लंच मिलता है ऑफिस के अंदर ही, आपको लंच, डिनर, टी, कॉफी, ये सब चीजें मिलती हैं। तो ये है आपकी सैलरी इन काइंड। फ्री पिक एंड ड्रॉप, ये सुना होगा आप सबने। फ्री पिक एंड ड्रॉप, आपको घर से ले जाया जाता है और वापस छोड़ दिया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, और कई ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनके लिए बस है, कईयों के लिए प्राइवेट कार्स होती हैं, तो मॉर्निंग में उनके घर से पिक किया जाता है उनको ऑफिस तक, और इवनिंग में ऑफिस से घर पे छोड़ने के लिए आती है। वो ऑफिस की कार होती है ना, ऑफिसर्स को एक कार मिलती है, गाड़ी मिलती है मीन्स। तो या पीजे की बसेस हैं जो उनके नर्सिंग स्टाफ को लेके आती हैं घर से। तो ये उनके पैसे तो बच रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, मुझे खुद की इंस्टीट्यूट में जाने के लिए खुद की कार पे जाना पड़ता है, तो मेरा देखो कार का डेप्रिसिएशन, पेट्रोल, सब खर्चा हो गया कि नहीं। अगर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ जो अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, तो ये मेरी सैलरी का पार्ट है, क्योंकि एवरी मंथ मेरा
5,000 का अगर डीजल खर्च होता है और गाड़ी की वैल्यू अलग से कम होती है, उसकी इंश्योरेंस अलग से, एक गाड़ी का मतलब पेट्रोल डीजल सर्विस सब कुछ, वो गाड़ी मैंने ऑफिस आने के लिए रखी हुई है, पर वही अगर कंपनी मेरे को दे रही है फैसिलिटी, तो मेरी सैलरी का एक पोर्शन मेरे पास इन कैश आ गया और एक सैलरी का पोर्शन इन काइंड आ गया। तो हमें सैलरीज एंड वेजेस को दोनों तरीके से ऐड करना होता है, इन कैश इन काइंड। ये तो ए पॉइंट हो गया बेटा। रहने के लिए घर देना, मेडिकल ट्रीटमेंट्स फ्री कर देना, हॉस्पिटल के बिल्स कंपनी पे करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हॉलीडेज पैकेज होते हैं, आपको आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है प्राइवेट भी, जो जो देता है। लीव ट्रेवल देखा ना यहाँ पे, लीव ट्रेवल, ये आपका वही है। जैसे कई गवर्नमेंट जॉब्स में आपको कुछ एक टाइम के बाद हॉलीडेज आती हैं, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, आपका वो एयर टिकट, होटल का बिल, फूड एक्सपेंस कंपनी पे करती है या गवर्नमेंट पे करती है, ये सारा कुछ इन काइंड है। और बेटा हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी हर चीज़ गवर्नमेंट पे करती है। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी जितनी भी होती होगी, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती प्राइम मिनिस्टर को, है ना, एक टीचर की सैलरी से भी कम होती है शायद, वो सैलरी उसके अकाउंट में सेव होती है, लेकिन एवरीथिंग उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, रहने से लेकर हर चीज, उसका हर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट पे करती है। दैट इज कॉल्ड सैलरी इन काइंड। तो हमारे पॉलिटिशियंस को इन काइंड सैलरी करोड़ों में मिलती है। फॉरेन टूर्स जितने विजिट्स हैं, एवरीथिंग गवर्नमेंट पे कर रही है। उनकी सैलरी जो इन कैश मिलती है उनको, वो तो उनके अकाउंट में सेव होती है। जब वो वहां से रिटायर होते हैं, वो पैसा उस टाइम उनके काम आता है जब अपनी जॉब से रिटायर होते हैं वो। यस तन्वी। सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है बेटा सीओई का, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। जैसे आपकी कंपनी आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है, बिकॉज मुझे अपने एम्प्लॉयज की केयर है, वरी है, तो मैं उनका इंश्योरेंस करवाता हूँ और उसका प्रीमियम खुद पे करता हूँ, तो ये भी आपके लिए एक सैलरी होगी। नहीं तो आप अपना इंश्योरेंस खुद करवाओगे, अब इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे कर रहा है? आपकी कंपनी। तो ये है आपका सोशल सिक्योरिटी, कि आप सिक्योर हो, किसी भी रीजन से अगर कुछ होता है एम्प्लॉयज को तो उन्हें इंश्योरेंस मिलता है। या प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट जॉब्स 2004 से पहले की हैं जो, उनमें बेटा प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन था। एवरी मंथ उनकी सैलरी में से एक पोर्शन कटता है, वो तो उन्हीं की सैलरी का पार्ट है, लेकिन एक पोर्शन आपकी कंपनी खुद की पॉकेट से ऐड करके उसे पीएफ में ऐड करती है। तो वो पीएफ अकाउंट है जहां पे आपका पैसा डिपॉजिट होता है, एवरी ईयर आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो जो जो पैसा आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर खर्च कर रहा है, जिसका आपको पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड योर सैलरी। तो उसमें दो चीजें आ गई, वेजेस, सैलरी इन कैश। हाँ जी, मोटा मोटी क्या समझाया बेटा सबको? इन कैश, इन काइंड, बोनस एंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम हो या प्रोविडेंट फंड हो, वो सब कुछ, इन सबको अगर हम ऐड कर दें, इट बिकम सीओई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से पे करता है वो सीओई का पार्ट नहीं है, बिकॉज इट इज पेड आउट ऑफ द सीओई विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। जैसे मान लो एक कंपनी आपको 50,000 की सैलरी देती है और फिर वो बोलती है कि इसमें से हम 5,000 रुपीज आपका डिडक्ट करेंगे इंश्योरेंस के लिए, और फिर वो अपनी पॉकेट से 5,000 रुपीज और डालेंगे और 10,000 रुपीज का इंश्योरेंस आपका कंपनी करवा के देती है, जिसका 50% प्रीमियम आप पे कर रहे हो अपनी पॉकेट से और 50% आपकी कंपनी। आपकी सैलरी कितनी है बताओ मेरा बेटा? 50 हुई कि 55 हुई या 60 हुई? आपकी सैलरी कितनी हुई अगर 50,000 में से 5,000 रुपीज आप अपनी सैलरी में से पे कर रहे हो और 5,000 रुपीज आपका बॉस अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं? तो इंश्योरेंस कंपनी को कितने रुपए जा रहे हैं? 10,000। आपकी सैलरी कितनी हुई यहाँ पे?
स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। हाँ जी। तो बेटा बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, बट मैंने ऑलरेडी क्लास ले ली आपकी थोड़ी सी आगे की। आई थिंक कहाँ पे थे, इस स्लाइड पे थे हम, जब जहां तक कनेक्शन था आपके साथ। यस ये हो गया था यस और ये भी हो गया था। यस सर, सोशल सिक्योरिटी पे आप शुरू करना है। अच्छा, कोई बात नहीं, इतना सुन लेना फिर आप लोग, मैंने तो समझा दिया सारा, ये जितना काफ़ी डिटेल में समझा दिए, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे आ गया था, तो मैं यहाँ पे था पॉइंट पे। तो अगर आपकी कंपनी आपको 50,000 सैलरी देती है बेटा, और 50,000 में से कंपनी आपको ये बोलती है कि हम आपका एक इंश्योरेंस करवा रहे हैं कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से, और उसमें से 5,000 रुपीज आप दोगे अपनी सैलरी में से, और 5,000 रुपीज कंपनी अपनी पॉकेट में से कंट्रीब्यूट करेगी। तो टोटल इंश्योरेंस कंपनी को कितना मिल गया? मैं आई वाज आस्किंग दिस पॉइंट कि टोटल इंश्योरेंस कंपनी को कितना मिला? 10,000। बट 5,000 रुपीज कंपनी ने अपनी पॉकेट से दिया। जो 5,000 रुपीज आपने अपनी सैलरी में से दिया, वो तो ऑलरेडी सीओई का पार्ट है, वेजेस सैलरी इन कैश। चाहे वो 50,000 रुपीज आप घर लेके जाओ, या उसमें से 5,000 रुपीज आपने कंपनी को दे दिए वापस, सो दैट वो आपका इंश्योरेंस करवाए, वो तो आप खुद भी करा सकते हो डायरेक्टली। लेकिन जो 5,000 रुपीज कंपनी ने अपनी पॉकेट से पे किए हैं, वो आपकी सैलरी का पार्ट है। तो आपकी सैलरी कितनी बनी? 50,000 तो एक मिल रहे हैं आपको बेनिफिट, और 5,000 रुपीज का सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसका मीनिंग है कि आपकी कंपनी, आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर समटाइम्स आपकी इंश्योरेंस भी करवाता है। मुझे मेरे एम्प्लॉयज की केयर है, इसलिए मैं उसका उनका इंश्योरेंस भी करवाता हूँ। उसका प्रीमियम वो भी पे करते हैं और मैं भी पे करता हूँ, मीन्स हम दोनों मिलकर पे करते हैं प्रीमियम। तो जितना पोर्शन मैं पे करता हूँ वो उनकी सैलरी बन जाती है। मैं कौन हो गया यहाँ पर? इन माई एग्जाम्पल एम्प्लॉयर, बॉस, कंपनी। तो जितना आपकी कंपनी आपके बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है या प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करती है, वो आपकी सैलरी है। दिस इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो मोटा मोटा हमें क्या समझाया बेटा? वेजेस सैलरी इन कैश, इन काइंड, बोनस, एंड सोशल कंट्रीब्यूशन बाय योर कंपनी एज ए प्रोविडेंट फंड या एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दोनों चीजें कंपनी पे करती है आपके बिहाफ पे, जिसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो कंपनी पे किया होता है उसके अगेंस्ट उनकी फैमिली को क्लेम मिलता है, और प्रोविडेंट फंड आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो इसलिए कंपनी जो भी कंट्रीब्यूट कर रही है वो सब आपकी सैलरी का पार्ट है, वो सब आपके सीओई का पार्ट है। ये आपका सीओई है बेटा। तो इनकम मेथड में हमारा जो फर्स्ट कंटेंट आएगा, जैसे प्रोडक्ट मेथड में पहला कंटेंट क्या था? आउटपुट। हर प्रोडक्ट मेथड बेटा पहले आउटपुट से स्टार्ट होता है, आउटपुट। लेकिन इनकम मेथड किससे स्टार्ट होगा? इनकम से। और हमारी पहली इनकम क्या है? सीओई। इसमें हम क्या लेते हैं? वेजेस एंड सैलरी। तो हमारी वो जो चार वर्ड है ना, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो चारों आपके सामने आएंगे। अब दूसरा वर्ड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है बेटा? इसमें तीन चीजें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट या रॉयल्टी एक ही बात है। कुछ प्रोडक्ट्स पे रेंट मिलता है, जैसे सपोज मैं बिल्डिंग लेता हूं किसी से, तो बिल्डिंग के अगेंस्ट रेंट पे करता हूँ। रॉयल्टी होता है ट्रेडमार्क, जब मैं किसी का ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कुछ भी इनटेंजिबल एसेट्स को यूज करने के लिए पे करता हूँ, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। जैसे मान लो एक राइटर ने बुक लिखी, वो अपनी बुक पब्लिशर को दे देते हैं, तो पब्लिशर उनकी बुक पे उनको रॉयल्टी पे करते हैं। तो रेंट या रॉयल्टी, ठीक है, दोनों दोनों दिए, दोनों ले लो आप, रेंट एंड रॉयल्टी एक हो गया। नॉर्मली हम रेंट बोलते हैं, रॉयल्टी उसका पार्ट है। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन तीनों चीजों को ऐड करके हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का एक और नेम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
जब हम प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं बेटा वहां से हमें क्या आता है बताओ, प्रॉपर्टी में पैसा क्यों लगाते हैं हम, ताकि वहां से क्या आए, रेंट। रेंट। और दूसरा एंड एंटरप्रेन्योरशिप मींस जो इनकम हम अपनी मैनेजमेंट से कमाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और प्रॉपर्टी का मतलब मनी भी होता है, मनी को अगर आप लगाओगे तो उससे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये तीन चीजें किस पर्सन को मिलती है बेटा, जिसके पास प्रॉपर्टी पैसा होता है। और प्रॉफिट किसको मिलता है, जो ओनर होता है, जिसके पास एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो ये सब चीजें अगर हम ऐड कर दें तो हम इनकम मेथड में एक वर्ड यूज करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मीनिंग तीन चीजों का टोटल इनकम। एक और रीड कर लो, रेंट का मीनिंग, रॉयल्टी का और इंटरेस्ट का। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसॉइल का मतलब इंटेंजिबल हुआ। किसका, सबसॉइल एसेट का मतलब। हाँ वो भी इंटेंजिबल हुआ। जैसे माइंस होगी, माइंस में से जो भी, जैसे कोल माइन है तो कोल माइन में से कोल निकलता है जो, तो उसके बदले में हम रॉयल्टी पे करते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि कोल माइन गवर्नमेंट की होती है या किसी अगर पर्सन की है तो वो भी। तो लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब कोल माइन है तो टेंजिबल ना, दिखती है वो में, लेकिन उसको यूज करने का जो राइट है दैट इज अ राइट, वो इंटेंजिबल है। तो जिसके पास राइट है सिर्फ वही माइनिंग कर सकता है, कोई और दूसरा नहीं कर सकता वहां पे। जैसे फॉरेस्ट एरिया में जाके आप वुड नहीं काट सकते, अगर आपके पास लाइसेंस है फिर ठीक है, बट अदरवाइज आप नॉर्मली ट्रीज को नहीं काट सकते। बट फॉरेस्ट एरिया में कुछ लोगों के पास लाइसेंस होता है। जितनी भी वुड आपके घर में आती है बेटा कुछ भी बनने के लिए, वो ट्री को काट के तो आई है। तो ट्री को काटना, उसके लिए एक लाइसेंसिंग की जरूरत है, तो गवर्नमेंट वो लाइसेंस देती है किसी को भी। तो गारंटिंग द लीजिंग राइट्स, इंटरेस्ट रीड करो। ये सब कुछ हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, इनमें से कुछ याद नहीं करना, आगे की टर्म्स आएंगी वहां वो याद कर सकते हो आप। बट जब हम इनकम मेथड करेंगे तब इसका क्या यूज आएगा कि आपको ये पता हो, यू मस्ट नो अबाउट ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी बेटा, रेंट एंड रॉयल्टी एक हो गया, वो टेंजिबल इंटेंजिबल का एग्जांपल है, रेंट एंड रॉयल्टी। दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा प्रॉफिट। इसलिए इस इनकम का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस का एग्जांपल ही है। इंटरेस्ट के ऊपर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, वो रीड करिए। ये पॉइंट एग्जाम में आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा इंटरेस्ट हमें लेना है कौन सा नहीं। जो भी इंटरेस्ट बैंक आपको देता है, क्योंकि बैंक आपके पैसे को आगे लोन पे देता है, जिससे कंट्री में कैपिटल क्रिएट होती है। इंटरेस्ट किसका पेमेंट है बेटा, इंटरेस्ट कैपिटल। हाँ इंटरेस्ट किसके अगेंस्ट मिलता है, कैपिटल के अगेंस्ट। तो जो भी बैंक्स लोन देते हैं प्रोड्यूसर्स को, तो एक तरह से बैंक कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं। पर वही कैपिटल उनके पास क्या कहाँ से आती है, डिपॉजिटर से। जैसे मेरा अकाउंट है बैंक में, तो जितने पैसे मेरे बैंक में पड़े हैं
उस पे बैंक मुझे इंटरेस्ट पे करता है, क्योंकि मैं बैंक को एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन में हेल्प करता हूँ। हाउएवर, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, हाउएवर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू ए बैंक ऑन द लोन टू बाय अ कार। अब यहाँ पे सब कुछ पर्सनल है बेटा, यहाँ पे मुझे पर्सनल नीड्स की वजह से लोन लेना पड़ा। पर्सनल, मेरे पास पैसा नहीं है बट मुझे फिर भी कार परचेज करनी है, आई कैन बाय कार ऑन इंस्टॉलमेंट्स। तो वो फिर एक खुद के चलाने के लिए है। लेकिन वही अगर टैक्सी कार परचेज किया मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, लोन लिया बैंक से, वो लोन क्या है, कैपिटल है। गॉट इट ना। तो दो तरह के मार्केट में कस्टमर्स होते हैं, एक जो कार परचेज करके खुद के लिए यूज करता है, जैसे आपके पास कार है तो आप अपने लिए चलाते हो ना, टैक्सी सर्विस थोड़ी ना आपकी। जैसे मैं घर से ऑफिस तक जाता हूँ तो बेटा मेरी कार में 5 सीट्स हैं, बट मैं अकेला जा रहा हूँ, बाकी 5 सीट्स खाली पड़ी हैं, 4 सीट्स। बट अगर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ तो मैं यहाँ से टैक्सी के तौर पे जाऊंगा कहीं भी, तब वो मेरा बिजनेस है। तो कार चलाना सेम है बट एज ए ड्राइवर या एज ए पर्सनल वो डिपेंड करता है। तो अगर मुझे कार परचेज करने के लिए लोन चाहिए और वो कार का यूज पर्सनल है तो वो इंटरेस्ट कैपिटल के अगेंस्ट नहीं है, तो हम उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, वो पर्सनल नीड्स का हो गया। ऐसे ही हम अपने घर में फंक्शन कर रहे हैं, उसके लिए लोन ले रहे हैं अपनी कंपनी से, उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट कौन सा ऐड करना है, जिसके अगेंस्ट कैपिटल क्रिएट हुई है, जिससे कंट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटीज बनी है। तो ये इंटरेस्ट का पॉइंट था। तो बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं बेटा अभी, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये 4 चीजें आती हैं। रेंट एंड रॉयल्टी की बात होगी, इंटरेस्ट की होगी, अब आएगी प्रॉफिट की बात। दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा। बीइंग ए अकाउंट स्टूडेंट भी आप प्रॉफिट को लेके यू आर ऑलवेज अवेयर कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या है बेटा, प्रॉफिट एक रेजिडुअल फैक्टर पेमेंट है। रेजिडुअल क्यों बोला हमने इसको, बचा हुआ, क्योंकि हम अपनी आउटपुट की वैल्यू में से रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी सब कुछ पे कर देते हैं। हम बोलते हैं ना कि मेरे ऑफिस का रेंट भी दे दिया मैंने, सैलरी भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, सब कुछ पे कर दिया, तो जो बचेगा रेजिडुअल पार्ट होगा वो मेरा प्रॉफिट है। कोई किसको मिलता है बेटा ये प्रॉफिट, प्रोडक्शन यूनिट का जो प्रॉफिट है वो किसको मिलता है, उस प्रोडक्शन यूनिट के ओनर को, एंटरप्रेन्योर को। फिर वो इसका क्या करता है, वो इस प्रॉफिट क्या करते हैं, उस प्रॉफिट में से सबसे पहले वो टैक्स पे करता है टू द गवर्नमेंट, और दूसरा वो अपनी कंपनी के, अगर मान लो वो अकेला नहीं है, उसके साथ तो कई और लोग भी हैं, जैसे पार्टनरशिप है तो 2 पार्टनर्स हैं या 50 तक पार्टनर्स हैं, या अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स हैं, तो वो कहते हैं, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस। डिविडेंड वर्ड दिया जाता है उसके लिए। प्रॉफिट में से पहले टैक्स पे होगा, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स मांगती है, टैक्स देने के बाद वो आपका प्रॉफिट बन जाता है व्हाइट मनी। फिर उसमें से हम डिविडेंड पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी के ओनर्स को, और कुछ प्रॉफिट बिजनेस अपने पास रख लेता है। इसका नेम है बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग। अभी हम इसको एज ए थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है बस। पर जब हम कल को न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो ये सब के सब एक वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे कि इन सबको ऐड करो, कंट्री का जीडीपी आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा बेटा वहां पे। तो हमारी इनकम्स को ऐड करते हैं जब हम, तो हम प्रॉफिट को भी लेते हैं, और प्रॉफिट अगर ना दिया हो तो प्रॉफिट के 3 पार्ट्स दिए होंगे, उन 3 पार्ट्स को ऐड करो, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या है वो, जो टैक्स पे किया हमने, कंपनी जो टैक्स पे करती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करो, दैट बिकम्स योर प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन ना हो तो उसके सब पार्ट हैं 3, उन तीनों को ऐड करो, इट विल बी प्रॉफिट।
अब देखो, अगर आपको कॉर्पोरेट टैक्स अलग से दिया हो, क्या आप उसको अलग से ऐड करोगे? नहीं, क्योंकि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट में टैक्स भी है, डिविडेंड भी है, और बचा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है। जो प्रॉफिट हमने किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रख लिया, जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व, इसे रिजर्व भी बोलते हैं हम, रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं इसको, ऊपर लिखे नेम सब लास्ट टाइप पे। तो जो पैसा हमने अपने पास रिटेन कर लिया, तो अगर हम प्रॉफिट को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो अगर आपको अलग से दिया हो, क्या दिया हो अलग से बेटा? कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स को हमने ऐड नहीं करना, ये एक ट्रांसफर पेमेंट है। अब आपके लिए ट्रांसफर पेमेंट इज ए न्यू वर्ड ना। ट्रांसफर पेमेंट का मीनिंग है कि मान लो मुझे कोई इनकम मिली, वो उस टाइम काउंट होगी, और फिर मैं आगे उसमें से कुछ भी पोर्शन किसी को दे रहा हूं, तो वो काउंट नहीं होता। जैसे पॉकेट मनी बेटा, पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, तो वो पॉकेट मनी अलग से काउंट नहीं होगी ना नेशनल इनकम में, क्योंकि वो बच्चों की इनकम कहाँ से क्रिएट हुई है? पेरेंट्स से हुई है। तो जो पैसा मैं कमाता हूँ, मेरी इनकम अगर काउंट होगी, तो उसमें से जो मैं एक पोर्शन एज ए पॉकेट मनी दूंगा किसी को, वो काउंट नहीं होगा। गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका पार्ट बन चुका है। और टैक्स बेटा फैक्टर इनकम नहीं है ना, तो ये पॉइंट ना, अगर पूछे कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, आप बोलोगे इट इज ए ट्रांसफर पेमेंट, जो प्रोड्यूसर अपनी इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स देता है, बट इट इज नॉट ए फैक्टर पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी तरह का फैक्टर प्रोवाइड नहीं करती उस टैक्स के बदले में। तीसरी इनकम आती है बेटा कंट्री के अंदर, मिक्स्ड इनकम। अभी तक दो इनकम्स कर ली हमने। फर्स्ट इनकम का नेम क्या था बताओ, बताइए बेटा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, सीओई, जिसमें वेजेस सैलरी वाला सारा पार्ट आ गया। जो कुछ भी आपको आपके बॉस से, आपकी कंपनी से, आपके खुद के बेनिफिट के लिए मिलता है, वो आपका सीओई है। सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, जितना कुछ बाकी बचा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन एक हमारी इकोनॉमी का ये वाला पार्ट भी है। हमारे पास इकोनॉमी में कुछ लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, टीचर्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी ज्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं बेटा, है ना। प्रोफेशनल कौन कौन है? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, आर्किटेक्टर्स, एक्टर्स, सिंगर, सैलून या टेलर, ये सब लोग कौन है बेटा? ये सब के सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इनके अंदर एक आर्ट है, जिस कारण से इनके पास एक स्किल आता है। जैसे मान लो मेरे पास बेटा नॉलेज है, ये नॉलेज मेरा स्किल है, मैंने डेवलप किया है वटेवर, तो उस नॉलेज को आपके साथ शेयर करने का मैं चार्ज लेता हूँ आपसे। ऐसे डॉक्टर अपनी नॉलेज शेयर करता है आपके साथ, वो आपको बताता है कि आपकी इस प्रॉब्लम के लिए क्या मेडिसिन होनी चाहिए, उस चीज का वो आपसे पैसा लेता है। तो ये सब लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो भी आपसे फीस लेते हैं, जो भी डॉक्टर्स का, टीचर्स का फीस होता है बेटा, जैसे मेरी फीस जो आप पे करते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। क्योंकि क्या आप मेरी फीस को सीओई बोलोगे? बताइए, क्या मेरी फीस सीओई है? नो सर। सीओई तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि आप मेरे को सैलरी थोड़ी पे कर रहे हो, बट आप फिर भी पे तो कर रहे हो सैलरी। मेरी फीस में सैलरी भी इंक्लूड है, बिकॉज मैं आपके साथ एक टाइम शेयर करता हूँ, एक टाइम टेबल पे, तो उसकी सैलरी बनती है। आप मुझे इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना पैसा लगाया है कोचिंग सेंटर पे, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। आप जब क्लासरूम यूज करते हो, तो उसका रेंट भी मिलता है मुझे। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए, तो एक वर्ड बनता है फीस। तो हमारी इकोनॉमी का ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि टीचर्स ना तो लैंडलॉर्ड होते हैं, ना वो मनी लेंडर हैं, ना ही वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो प्रोफेशनल हैं, लेकिन उनकी इनकम में चारों चीजें मिक्स होती हैं। कितनी कितनी वो उनको भी नहीं पता। द इनकम ऑफ, तो क्या लिखेंगे बेटा? द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक दिस has two or more factor incomes. For example, a doctor income may be consist of salary from a hospital, fees earned by him from the patients in his own clinic,
rental income from his property and the profits of a business owned by him. मीन्स उसकी इनकम मिक्स्ड इनकम है, वो अपने पेशेंट से भी चार्जेस ले रहा है, वो अपनी बिल्डिंग का केमिस्ट की शॉप ओपन करके, होता है ना बेटा डॉक्टर्स के बिल्डिंग्स में केमिस्ट की शॉप्स होती हैं, वो उनसे भी रेंट ले रहे हैं, वो मिक्स्ड हो गया। हम उन्हें अकेला लैंडलॉर्ड नहीं कह सकते, हम उन्हें लेबर नहीं कह सकते, बट काम तो सारे कर रहे हैं। तो जब एक डॉक्टर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इनकम मिक्स फॉर्म में होता है तो उसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं। हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपसे 30,000 फीस चार्ज करता हूँ तो 30,000 में रेंट कितना है आप ये अलग नहीं कर सकते इसमें से, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। देखो, सो टोटल इनकम इज एस्टिमेबल बट नॉट इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। मेरी टोटल इनकम तो एस्टिमेबल है बट मैं उसके अंदर मेरी हॉस्पिटल की सैलरी कितनी बनती है, पेशेंट से मेरा सैलरी कितना बनता है, ये अलग अलग से चार्ज नहीं किया जा सकता, अलग अलग से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए एक सिंपल एग्जांपल कि अगर आपसे स्कूल फीस मांग रहा है 10,000 तो आप स्कूल की बिल्डिंग भी यूज कर रहे हो, स्कूल के टीचर्स को भी आप नॉलेज शेयर कर रहे हो वो भी आपके साथ, तो टीचर्स का सैलरी बनता है, बिल्डिंग का रेंट बनता है। गॉट इट माई एग्जाम्पल बेटा, स्कूल की बिल्डिंग का रेंट बनता है, उनके टीचर्स की सैलरी बनती है, और स्कूल में जो पैसा लगा है उसका इंटरेस्ट बनता है, और स्कूल मैनेजमेंट भी कर रहा है उसका प्रॉफिट बनता है। तो आप एक फीस के अंदर, स्कूल फीस के अंदर स्कूल को 4 चीजें दे रहे हो, लेकिन इन चारों कंटेंट्स का हमें अलग अलग से नहीं पता, तो इसलिए वो इनकम एक मिक्स्ड इनकम बन जाती है। अब आप देखो बेटा, अगर हम अपनी इकोनॉमी के अंदर सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम तीनों को ऐड कर लें तो ये हमारी कंट्री की टोटल इनकम बन जाएगी। सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कोई डेप्रिसिएशन का पंगा नहीं इसमें, कोई टैक्सेस का पंगा नहीं है, डायरेक्टली आपकी इनकम बन गई। बट ये सब कुछ हम न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे कि एनडीपी क्या है, जीडीपी क्या है। इसलिए मेरा थ्योरेटिकली आपको समझाने का मीनिंग ये है कि जब न्यूमेरिकल्स में मिक्स्ड इनकम का पॉइंट आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का या सीओई का, तब आपको पता हो बस कि ये सब क्या है। इसके बाद ये आप रीड कर लेना टॉप टिप, मैंने समझा दी वैसे आपको एग्जाम्पल में। अब इसकी प्रिकॉशंस आएंगी नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसे चलेगा बेटा, एक मेथड की प्रिकॉशंस और एक मेथड को हम, अभी तो एक ही रहेगा बस, नेक्स्ट क्लास में आई थिंक इनकम मेथड की प्रिकॉशंस हो जाएंगी और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड आएगा। तो वंस दिस थ्योरी गेट ओवर वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। क्लास ओवर करो, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर।